प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे अधिनायक तंत्र के लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहला है अधिनायक तंत्र का लक्षण है कि यह एक पुलिस राज्य होता है। उसमें शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण होता है। एक सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दल होता है। सार्वजनिक जीवन पर उसमें कठोर नियंत्रण होता है और वह नागरिकों में भय उत्पन्न करने में विश्वास करता है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा अधिनायक तंत्र के निम्न लक्षण बताए गए हैं। पहला है राज्य की निरंकुशता। तानाशाह लोकतंत्र के प्रबल विरोधी होते हैं और वे राज्य की सारी शक्तियां देते हैं। इस तरह तानाशाही व्यवस्था में सरकार की शक्तियां असीमित होती हैं और उनके ऊपर कोई संवैधानिक नियंत्रण नहीं होता। सैनिक तानाशाही में तो संविधान स्थगित कर दिया जाता है और एक क्रांतिकारी परिषद बना दी जाती है जिसमें सेना के बड़े बड़े अधिनायक शामिल होते हैं और जो आदेशों के द्वारा देश का शासन चलाते हैं। दलीय तानाशाही में संविधान तो होता है परंतु उसमें एक ही दल होता है और उसी के हाथ में सारी शक्तियाँ केंद्रित होती हैं। दूसरा है राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं। तानाशाह राज्य को सर्वशक्तिमान समझते हैं। वे समझते हैं कि राज्य को व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र को नियमित करने और उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इसलिए तानाशाही सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों को पूर्णतया नियंत्रित करती है। तीसरा है वैयक्तिक अधिकार तथा स्वतंत्रताओं का भाव। तानाशाही में जनता को प्रायः मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है और कोई भी अधिकार राज्य की कृपा स्वरूप ही प्राप्त हो सकते हैं। जिन देशों में सैनिक तानाशाही है वहाँ लोगों को वही स्वतंत्रताएं मिलती हैं जिनकी राज्य आज्ञा देता है। यह स्थिति फासिस्ट तानाशाही में होती है। चौथा है हिंसा और शक्ति में विश्वास। तानाशाह शांति और अहिंसा में विश्वास नहीं करते। वे शक्ति के द्वारा आसपास के निर्बल राष्ट्रों पर विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति और कीर्ति बढ़ाना चाहते हैं। उदाहरणार्थ हिटलर ने, जो कि जर्मनी का शासक था, उसने चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर विजय प्राप्त करके अपनी कीर्ति को बढ़ाया। मुसोलिनी ने इथियोपिया पर विजय प्राप्त करके अपने यश को बढ़ाया। पांचवा विरोधी दल पर प्रतिबंध। तानाशाही विरोधी दल बनाने की अनुमति नहीं देते और यदि कोई व्यक्ति दल बनाने का प्रयास करता है तो उसका बलपूर्वक दमन किया जाता है और उसे दंडित भी किया जाता है। रूस, चीन, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया तथा पोलैंड आदि में केवल एक ही दल साम्यवादी दल है तथा अन्य दल बनाने की अनुमति नहीं है। फासिस्ट तानाशाही में भी ऐसा ही होता है और सैनिक तानाशाही में तो राजनीतिक दलों का निर्माण करने की भी अनुमति नहीं होती। एक ही नेता की आज्ञा का पालन इसका मुख्य गुण है। जहाँ लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता प्रबल होता है, वहीं तानाशाह जनता को यहाँ 3 बातें सिखाते हैं। पहला, एक नेता की आज्ञा को मानना। दूसरा, कड़े अनुशासन का पालन करना। और तीसरा है समाज के प्रति जिम्मेदारी को महसूस करना। उसके अनुसार साधारण जनता में अधिक बुद्धि नहीं होती, अतः बुद्धिमान नेता की आज्ञा का पालन करके ही जनता अपना कल्याण कर सकती है। दूसरा, वे यह कहते हैं कि राष्ट्र की उन्नति अनुशासन के बिना संभव नहीं है, इसलिए शिक्षा संस्थाओं, उद्योग और सरकारी कार्यालयों में हड़ताल करना सर्वथा अनुचित है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि लोगों को अपने अधिकारों की बजाय कर्तव्य पर अधिक बल देना चाहिए। सातवां है प्रेस और रेडियो पर नियंत्रण। तानाशाह समाचार पत्रों को विरोधी विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं देते, बल्कि वे प्रेस और रेडियो पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखते हैं और जनता को अपने पक्ष में शिक्षित करने के लिए उनका हर तरह से प्रयोग करते हैं और लोकमत को नियंत्रित करते हैं। आठवां है उग्र राष्ट्रवाद। अधिनायक तंत्र में उग्र राष्ट्रवाद का भाव होता है। शासक वर्ग जनता को अपने पूर्ण नियंत्रण में बनाए रखने के लिए उनमें राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना को भड़काकर उसे चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। इसमें अपनी जाति, संस्कृति, देश और उसकी व्यवस्था का गुणगान किया जाता है और दूसरे देशों को तुच्छ व हीन सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। 9वां पॉइंट इसमें है अंतर्राष्ट्रीय लोकमत की उपेक्षा। तानाशाह अंतर्राष्ट्रीय लोकमत की परवाह नहीं करते और अपने स्वार्थों को सबसे ऊपर मानते हैं। हिटलर ने अंतर्राष्ट्रीय लोकमत की परवाह न करके अपने आसपास के कई देशों पर आक्रमण किया, जिसके कारण दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा। मुसोलिनी ने भी इसी नीति का पालन करते हुए इथियोपिया पर विजय प्राप्त की।
इसके अतिरिक्त यदि हम छोटे छोटे पॉइंट्स देखते हैं तो एक तो इसमें होता है कि अधिनायक तंत्र जो है वो युद्ध की प्रवृत्ति पर बल देता है। वो चाहता है कि अधिक से अधिक हम युद्ध लड़ते रहें, जनता में राष्ट्रवाद की भावना को भड़काते रहें और अपने स्वार्थों को सिद्ध करते रहें। इसके अतिरिक्त इसमें एक ही दल की सत्ता होती है। जनमत की घोर उपेक्षा इसमें दिखाई देती है हमको, और व्यक्ति की गरिमा और विवेक में यह विश्वास नहीं करता, क्योंकि जो शासन व्यवस्था व्यक्ति की गरिमा में विश्वास करती है वो अधिनायक तंत्र नहीं बल्कि वो लोकतंत्र के ऊपर बल देती है। और अधिनायक तंत्र शासन व्यवस्था में काम तो बहुत शीघ्र होता है, लेकिन मात्र काम शीघ्र होना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। यदि शासन निरंकुश होगा और उसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समानता और उनके अधिकारों का हनन होगा तो वह शासन व्यवस्था लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। धन्यवाद बच्चों।